नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित ईएलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर जो कि पेपर फर्स्ट होता है, इसमें 30 प्रश्न जीएस से पूछे जाते हैं। तो इसका 15वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग हल करने वाले हैं। इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट हल कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में करेंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल से जुड़े भी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अकेडमी पे जो है उद्गम यूपीपीएससी आरओ 2021 मेंस के लिए यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 के लिए बैच को शुरू कर दिया गया है। जो लोग जो है अनअकैडमी पर आरओ मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं या जो है कोर्स लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हिंदी आलेखन है, इसमें सामान्य हिंदी है और हिंदी निबंध। ये बैच आपका 22 दिसंबर से शुरू कर दिया गया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से जो है डिटेल में देख सकते हैं और बैच से जो है जुड़ सकते हैं। उसके बाद है उन्नत यूपी लेखपाल 2021 प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज जो है ये शुरू कर दिया गया है। आप इसे भी जो है इसमें इनरोल होकर के जो है आप ये पूरी जो है डिटेल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये 6 बजे शाम को जो है ये 90 मिनट का सेशन होता है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस जो है आपको दिया जाएगा। ये प्रत्येक सैटरडे यानी कि शनिवार को फ्री टेस्ट सीरीज जो है कराया जाता है। 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 250 मार्क्स के होते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, आप जो है वहाँ से जाके इनरोल हो सकते हैं। फिर आपका विजय भाव यूपीपीएससी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज, तो आप जो है शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं और टाइम इसका आपका 9:30 से 12:30 है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपका विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर का फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो कि फ्री एमसीक्यू बेस्ड जो है टेस्ट सीरीज है ये, और 12 से लेके 26 दिसंबर तक जो है ये आपका बैच है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी जो है लिंक दे दिया गया और इसमें आप जो है रैंक 1 2 3 4 से लेके 25 तक जो है आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स दे दिया गया, वहाँ पे जाके आप जो है चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू जो है आप लॉगिन करके आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यदि आप यूज़ करेंगे एग्जाम लर्नर तो 10% आपको जो है डिस्काउंट भी वहाँ पर मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है ग्रीन हाउस गैस, दूसरी तरफ है स्रोत। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC दिया गया और इसका स्रोत दिया गया ऑटोमोबाइल, जो कि गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना ये मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है, जो कि एक रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में जो है शीत कारक के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। और वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत है थर्मल पावर स्टेशन, सही है। नाइट्रस ऑक्साइड का स्रोत है जलमग्न धान के खेत, और सल्फर डाइऑक्साइड का स्रोत है ईंट के भट्ठे। ये सभी सही हैं, बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। दूसरा प्रश्न है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। तो ये पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ का, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2014 से लेकर के 2024 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है प्रदूषक और दूसरी तरफ है होने वाली बीमारी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो डी विकल्प यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। फ्लोराइड आयन दिया गया अपच। तो यहाँ पे जो है अब डी ऑप्शन में जो देख रहे हैं फ्लोराइड आयन की अधिकता से दांतों की बीमारी जिसे फ्लोरोसिस कहा जाता है, और इस बीमारी में दांतों का बाह्य आवरण जिसे हम इनामिल कहते हैं ये प्रभावित होता है तथा दांतों में पीलापन आ जाता है, न कि अपच। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी पारा से मिनामाटा बीमारी होता है, कैडमियम से होता है इटाई बीमारी, और नाइट्रेट आयन से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो वह है 0.03%। सर्वाधिक मात्रा में यदि पूछा जाए वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है तो वह है आपका
नाइट्रोजन 78% के करीब पाया जाता है वायुमंडल में, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो पाई जाती है वायुमंडल में 0.03% है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही सुमेलित नहीं है कौन सा ये बताना है। तो सबसे पहला जो दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई दिया गया है, ये आपका सही नहीं है। तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है, ना कि 5 मई को। बाकी ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, सही है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं बल्कि यह 31 मई को मनाया जाता है। छठवां प्रश्न, जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे। तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से अधिकतम संकट है, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जैव विविधता को जो है चारों कारक जो है यहाँ पे प्रभावित करते हैं, लेकिन जो है सर्वाधिक जो है संकट वो है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। सातवां प्रश्न, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। तो ये सौर सेल होते हैं, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सौर सेल या प्रकाश वोल्टीय सेल एक विद्युतीय उपकरण है जो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में यह बदल देता है। आठवां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो चलिए जो है देखते हैं। विटीकल्चर पहला दिया गया, तो यह अंगूर की खेती से संबंधित है, तो ए का हो जाएगा चौथा। वेजिकल्चर दिया गया है, तो यह वृक्षों की कृषि से संबंधित है, बी का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद है पीसी कल्चर, तो यह मछली पालन से संबंधित है, सी का हो जाएगा दूसरा। और ओलेरी कल्चर का संबंध हो जाएगा सब्जी की खेती से, तो डी का हो जाएगा पहला। तो 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन आप देख लीजिए 4 3 2 1, यानी कि बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो है गेहूं अंकुर का तेल, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। विटामिन ई यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। और विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 10वां प्रश्न, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सिनकोना की छाल से इसका निष्कर्षण किया जाता है। 11वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें सही सुमेलित कौन सा है नहीं है ये बताना है। तो सी ऑप्शन जो दिया गया, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता, जो कि गलत है। ये यहाँ पे जो है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस एक जो है यह एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है और इसे लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। और वर्णांधता ये विटामिन ए की कमी से नहीं होती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी थायमिन जो कि विटामिन B1 बोला जाता है, ये बेरी बेरी रोग होता है। स्कार्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता नहीं बल्कि रतौंधी होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। तो वह है राज्य का विधानमंडल, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 243C में है कि राज्य का विधानमंडल ये पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो वह गुर्जरा में, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है और उसके अभी तक
जो है 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जैसे कि मास्की है, गुर्जरा है, नेतूर है, और उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। तो गुर्जरा ऑप्शन में सही हो जाएगा ये। 14वां प्रश्न है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, और मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना भी कराई थी। तो सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था। 15वां प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे? तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था किस सन में? तो इन्होंने 1893 ईस्वी में भाग लिया था। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पर? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक बंगाली उपन्यास है जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और यह उपन्यास 18वीं शताब्दी में बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में की गई थी, और स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। स्थापना पूछा जाए किस सन में हुआ था? तो 1936 याद रखिएगा। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो ये 2018 वाले एलटी में जो है सामान्य अध्ययन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से जो है भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है, और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक कहा जाता है। और इसी के समय में नियमित जनगणना भारत में 1881 से प्रारंभ हुआ था। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो डी विकल्प जो दिया गया, यमे जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये आपका गलत है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, ये सभी थे। और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। यमे जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की, इन्होंने जो है उपेक्षा की थी और इस आंदोलन से ये दूर रहे थे। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बाकी मोतीलाल नेहरू का संबंध नेहरू रिपोर्ट से जो कि 1928 में पारित हुआ था। एम के गांधी चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं, 1917 में आंदोलन हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी 1939 में। अगला जो प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य, तो इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, यह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायत समिति यह त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर है जिसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति को क्षेत्र पंचायत भी कहा जाता है। 22वां प्रश्न, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को यह सुनिश्चित करती है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों में उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को यह सुनिश्चित करती है, और इस प्रणाली से सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई हैं?
तो भाग 9 में है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंत्य स्थापित यह संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई हैं। यदि पूछा है संविधान संशोधन कौन सा था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो है राज्य वित्त आयोग, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और राज्य वित्त आयोग पूछा जाता है कौन से अनुच्छेद में है, तो 243I में राज्य जो है वित्त आयोग का गठन संबंधी प्रावधान दिया गया है। और जो है इसके तहत राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने के लिए यह उत्तरदायी है। और अगला प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित किया गया था। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1991 में। अगला प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये आधारित है न्यास पर, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास अर्थात यह ट्रस्टीशिप की विचारधारा पर आधारित है। और महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत इस सामाजिक आर्थिक अवधारणा में यह विचार प्रस्तुत किया गया कि धनी व्यक्ति आमजनों के कल्याण हेतु न्यासों के न्यासी यानी कि ट्रस्टीज के रूप में यह कार्य करें। 27वां प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो है प्रति व्यक्ति उत्पाद, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि वास्तविक रूप से जो है किसी देश की आर्थिक विकास की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति आकलन उस देश के वास्तविक आर्थिक विकास का सही तस्वीर प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह जनसंख्या के सापेक्ष होता है। अतः वास्तविक रूप से किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप व प्रति व्यक्ति उत्पाद के आधार पर ही आकलित की जानी चाहिए, और विशेष रूप से जब देशों की तुलना की जा रही हो तब। तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व यानी कि जन घनत्व नगरीय सर्वाधिक है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नगरीय जन घनत्व पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल होगा। यदि वैसा पूछा जाता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है, तब बिहार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया नगरीय घनत्व, तो पश्चिम बंगाल होगा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार इन राज्यों में नगरीय जनसंख्या घनत्व जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें केवल पूछा जा रहा है, तो यानी कि नगरीय जनसंख्या में नगरीय क्षेत्रफल का भाग देकर प्राप्त किया जाता है। इसमें महाराष्ट्र का है यदि बात करें तो नगरीय जन घनत्व है 5594। उसके बाद पंजाब का है 4136 नगरीय घनत्व, और तमिलनाडु का है 2561, और पश्चिम बंगाल का है 5683। तो सर्वाधिक इसमें पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल राज्य में है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है कहाँ पर? तो लक्षद्वीप में है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो देश के सभी संघ शासित प्रदेशों में कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता तथा स्त्री साक्षरता के संदर्भ में लक्षद्वीप जो है पहले स्थान पर है। और यदि बात करें कि पुदुचेरी की साक्षरता, तो यहाँ का साक्षरता है 80.7%, चंडीगढ़ का है 81.2%, उसके बाद दमन योमदीव 79.5% है, और लक्षद्वीप का है 87.9%। तो सर्वाधिक पूछा गया है लक्षद्वीप, सही हो जाएगा यहाँ पे। और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो एक तरफ है झील
और दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति या राज्य दिया गया है। तो सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया गया है लोनार झील मध्य प्रदेश, गलत है। लोनार झील कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, यह महाराष्ट्र में है, न कि मध्य प्रदेश में। नक्की झील गुजरात दिया गया है, ये भी जो है गलत है। नक्की झील ये आपका राजस्थान में है, राजस्थान। कोलेरू झील दिया गया है आंध्र प्रदेश, तो ये जो है आपका सही है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट झील दिया गया है केरल, ये आपका गलत हो जाएगा। पुलिकट झील ये आपका आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर जो है ये अवस्थित है, न कि केरल में। तो सही कथन पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित है, तो सी ऑप्शन सही सुमेलित है, बाकी सभी गलत हैं। तो दोस्तों ये था आपका एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का 15वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।